मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। कोरोना महामारी के बीच ये पहला बजट है। वहीं 1952 के बाद सबसे खराब अर्थव्यवस्था की छाया में भी ये पहला बजट है। निर्मला सीतारमण बजट से पूरी तरह संतुष्ट नजर आई, तो शेयर बाजार में भी उछाल दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में क्या है खास और क्या है उसके मायने, देखिए संपूर्ण बजट सिर्फ 20 मिनट में। ये बजट कोरोना काल में पेश किया गया है। कोरोना की दुश्वारियों के बीच पेश किया गया है, इसलिए सबसे पहले बात बजट में कोरोना को लेकर किए गए प्रावधान की। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया गया। जरूरत पड़ी तो इसके लिए और फंड जारी किए जाएंगे। हेल्थ केयर के लिए कुल बजट 2,23,000 करोड़ का है। इस बजट में 137% की बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। नई कोकन वैक्सीन जिसका भारत में बनाया गया है और जो 5 राज्यों में, जो सारे देश में जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। 50,000 बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है उसको रोका जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है कोविड-19 वैक्सीन के लिए इस वर्ष 2020-21 में। फर्दर फंड्स मैं यदि आवश्यकता होगी तो और भी निधियां उपलब्ध कराऊंगी। जहां तक बजट परिव्यय का संबंध है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यह 2,23,846 करोड़ रुपए रखा गया है और इसके अनुसार यह 2021 में जैसा कि हमने देखा है कि जो भी था केवल 94,452 करोड़ का था और यह वृद्धि होगी लगभग 127% की और इसी की जो विवरण है वह अनुबंध 1 और 2 में दिए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में 27.1 लाख करोड़ की मदद जारी की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी कुल जीडीपी के 30% से ज्यादा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आत्मनिर्भर भारत के पैकेज पर क्या कुछ कहा वित्त मंत्री ने, सुनिए। The government announced the Atmanirbhar Bharat package to sustain the recovery. Further into the year, we also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. As a government, we kept a watch on the situation and were proactive in our responses. The government, led by the Prime Minister, stretched its resources to deliver for most vulnerable sections of our society, the poorest of the poor, the Dalits, the tribals, the elderly, the migrant workers and our children. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the 3 Atmanirbhar packages and announcements made later were like 5 mini budgets in themselves. The Atmanirbhar packages accelerated our pace of structural reforms, redefinition of MSMEs, commercialization of the mining sector, agriculture and labor reforms, privatization of public sector undertakings, one nation, one ration card, production-linked incentive schemes are some of the notable reforms carried out during this period. Faceless income tax assessment, DBT and financial inclusion are the others. एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट
आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पीएम स्वास्थ्य भारत योजना के मद में भी बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना पर सरकार अगले 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेगी। किसानों पर बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के उत्पाद की प्रक्रिया जारी रहेगी। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, a total amount paid to farmers in 2013-14, Honorable Speaker, sir, the data that I give now is important for all honorable members to kindly hear. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 1,41,000 करोड़ रुपए के खर्च से अर्बन स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च कर रही है। अगले 5 साल में ये रकम खर्च की जाएगी। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, इसको और अधिक स्वच्छता को बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से स्वच्छ प्रबंधन के लिए प्रयास करें, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए प्रयास किए जाएं और कूड़े को अलग किया जा सके प्लास्टिक से, और जो हवा में प्रदूषण होता है उसको कम किया जा सके, और जो निर्माण के क्षेत्र में जिससे प्रदूषण होता है उसको भी ठीक किया जा सके, और जो इसके लिए डंप साइट जो हैं स्वच्छ भारत मिशन में 2 इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए कुल वित्तीय आवंटन होगा 1,47,678 करोड़ का 5 वर्ष के लिए। 2020-21 से ये कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। क्लीन जल, स्वच्छ वायु हो, क्योंकि पर्यावरण दूषित होता है, उसके लिए 2,217 करोड़ रुपए 43 शहरी क्षेत्रों के लिए रखे जाएंगे जो हमारी जनसंख्या है इस क्षेत्र में। और जो स्क्रैप की, इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी हम अलग से नीति का घोषणा करेंगे, जो स्क्रैपिंग नीति है, ताकि जो पुरानी जो हमारे कूड़ा कचरा है उसको, इससे जो ईंधन है वो ईंधन हमारा जो है पर्यावरण के अनुरूप होगा, और कचरा जो है और हम तेल का जो आयात करते हैं उसके खर्च में कमी आएगी। और इसके लिए फिटनेस टेस्ट होगा, व्हीकल का, वाहनों का फिटनेस टेस्ट होगा। 20 वर्ष के बाद अगर वाहन है और 15 वर्ष
जो वाणिज्यिक वाहन है उनके 15 साल और बाकी दूसरे निजी वाहनों के लिए 20 साल। इसके लिए मंत्रालय कदम उठाएगा। रेलवे को लेकर भी काफी घोषणाएं हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की, जिसमें करीब 1,07,000 करोड़ रुपए केवल पूंजीगत व्यय के लिए हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 46,000 किलोमीटर रेलवे लाइन पर ट्रेनें बिजली से दौड़ेंगी। भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। इस योजना को 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है। हमारे उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना मेक इन इंडिया को समर्थ बनाने के लिए हमारी रणनीति का मुख्य बिंदु है। यह संभावना है कि पश्चिम समर्पित भारत कॉरिडोर और पूर्वी समर्पित कॉरिडोर जून 2022 तक चालू हो जाएगा। निम्नलिखित अतिरिक्त पहल प्रस्तावित हैं। 2021-22 में पूर्वी डीएफसी का सोननगर गोमो खंड 263.7 किलोमीटर पीपीपी मोड में शुरू किया जाएगा और यह इस वर्ष शुरू किया जाएगा। 274.3 किलोमीटर का गोमो दानकुन्नी खंड भी इसके तत्काल बाद शुरू किया जाएगा। हम भावी समर्पित भावी कॉरिडोर परियोजना को निष्पादित करेंगे। नामतः खड़गपुर से विजयवाड़ा तक पूर्वी तट कॉरिडोर, भुसावल से खड़गपुर से दानकुनी तक पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर और इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। प्रथम चरण में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें निष्पादित की जाएंगी। विद्युतीकृत ब्रॉडगेज रूट किलोमीटर RKM 46,000 RKM अर्थात RKM है ये 46,000 किलोमीटर, मतलब 1 अक्टूबर 2020 को 41,548 RKM से 2021 के अंत तक 72% विस्तार तक पहुंचने की संभावना है और ब्रॉडगेज रूटों का 100% विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं। हम यात्रियों के लिए एक बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटक रूटों पर सौंदर्यपरक रूप से डिजाइन किए गए विस्टाडोम LHV कोच आरंभ करेंगे। गत कुछ वर्षों में किए गए सुरक्षा उपायों के परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस प्रयास को और सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और उच्च उपयोग किए गए नेटवर्क रूटों को देसी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जाएगी, जो मानवीय त्रुटि के कारण ट्रेन टकराने से समाप्त हो जाएगी। मैं रेलवे के लिए 1,10,000 और 55 करोड़ रुपए की एक रिकॉर्ड राशि प्रदान कर रही हूं, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं। सरकार ने किफायती हाउसिंग पर ब्याज सीमा छूट को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग को जुलाई 2019 में 1.5 लाख के ब्याज छूट की राहत दी गई थी। ऐसे में अगर आप घर खरीद रहे हैं तो मार्च 2022 तक लोन लेते हैं तो आपको इस छूट का लाभ मिल सकेगा। Affordable housing and rental housing. This government sees housing for all and affordable housing as priority areas. In July 2019 budget, I provided an additional deduction of interest amounting to 1.5 lakh for loan taken to purchase an affordable house. I propose to extend the eligibility of this condition by 1 more year to 31st March 2022. The additional deduction of 1.5 lakh shall therefore be available for loans taken up to 31st March 2022 for the purchase of affordable houses. Further, to keep up the supply of affordable houses, I propose that the affordable housing projects can avail a tax holiday for 1 more year till 31st March 2022. These are available now for projects also. We are committed to promote supply of affordable rental housing for migrant workers. For this,
I propose to allow tax exemption for notified affordable rental housing projects. इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 75 साल के ऊपर बुजुर्गों को राहत दी गई है। 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशन धारकों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की शुरुआत अपने वरिष्ठ नागरिकों को प्रणाम करते हुए करती हूँ। अब हम देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में जब हम नए जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनको जिनका केवल पेंशन ही है और कर अनुपालन का बोझ कम करना चाहती हूँ। जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास वेतन और ब्याज से होने वाली आय है, उनके लिए मैं उन्हें आयकर विवरणी दर्ज करने से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। भुगतानकर्ता बैंक उनकी आय पर आवश्यक कर की कटौती कर लेगा। इससे समय कम लगेगा। ये महत्वपूर्ण घोषणा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटे टैक्स पेयर्स के लिए फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को बढ़ाया जाएगा। टैक्स इन्वेस्टिगेशन रीओपन करने की अवधि को 6 साल से कम कर 3 साल कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।